नमस्ते बच्चों। हमने कक्षा 8वीं का 12वां पाठ देखा था स्वतंत्रता प्राप्ति। आज हम अपना 13वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं, स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति। हमने 12वें लेसन में देखा कि भारत को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, किंतु भारत के स्वतंत्रता का जो कानून था उस कानून के अनुसार ये कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान ऐसे दो राष्ट्रों की निर्मित होगी और रियासतें हैं वो एक तो भारत में सम्मिलित हो सकती है या फिर पाकिस्तान में भी सम्मिलित हो सकती है या फिर स्वतंत्र रह सकती है। तो इस तरह से भारत के सामने रियासतों के विलीनीकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्योंकि अगर ये रियासतें भारत में सम्मिलित नहीं होती, उनका विलय भारत में नहीं होता, तो भारत के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े होते। इसके साथ साथ फ्रांसीसी हैं, पुर्तगाली हैं, इनकी भी सत्ता भारत के कुछ भागों में थी, तो उन्होंने भी वो सत्ता छोड़ी नहीं थी। तो ऐसे भागों के विलय का भी प्रश्न भारत के सामने था। तो इन सब की जानकारी हम इस पाठ में लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट, भारत में रियासतों का विलय। भारत में छोटी बड़ी मिलकर 600 से भी अधिक रियासतें थी और इन रियासतों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न होने लगी थी। रियासतों में प्रजामंडलों की भी स्थापना हुई थी। प्रजामंडल यानी क्या कि प्रजामंडल यानी रियासतों की प्रजा के हितों के लिए और उनको राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए कार्य करने वाले जो जनसंगठन होते थे उनको प्रजामंडल कहा जाता था। 1927 में ऐसे ही प्रजामंडलों को मिलकर एक अखिल भारतीय प्रजा परिषद की स्थापना की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि रियासतों में आंदोलन प्रारंभ होने लगे। भारत के स्वतंत्रता के बाद भी रियासतों के विलीनीकरण की समस्या हल करने का दायित्व तत्कालीन गृह मंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको सौंपा गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से रियासतों का विलय भारत में किया। उन्होंने रियासतों को विश्वास दिलाकर ये कहा कि अगर वो रियासतें हैं वो भारत में सम्मिलित होती हैं तो केवल और केवल परराष्ट्र विभाग भारत के पास रहेगा। इस तरह का विलय पत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने तैयार किया और भारत में विलीन होने के लिए रियासतदारों को तैयार किया। रियासतदारों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आह्वान दिया और इसका बहुत ही अच्छा प्रतिसाद उन्हें मिला। किंतु देखिए, जूनागढ़ है, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर है, ये जो रियासतें छोड़कर कई सारी रियासतें भारत में विलीन होने लगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनके विलय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम देखेंगे कि जूनागढ़ का विलय कैसे करवाया है उन्होंने, हैदराबाद का विलय भारत में कैसे किया है। तो देखेंगे जूनागढ़ का विलय। जूनागढ़ जो है वो सौराष्ट्र की एक रियासत है, तो वहाँ की जो प्रजा है वो भारत में सम्मिलित होनी चाहती थी, किंतु जूनागढ़ का जो नवाब है वो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता था। तो इस तरह से इसके निर्णय का वहाँ की प्रजा ने कड़ा विरोध किया है नवाब के निर्णय का। फिर नवाब पाकिस्तान चला गया और 1948 में फरवरी में जूनागढ़ का विलय भारत में किया गया। इस तरह से जूनागढ़ का प्रश्न यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके द्वारा हल किया गया है। अब हम देखेंगे हैदराबाद, ये जो बहुत बड़ी रियासत थी, तो उसको किस तरह से भारत में विलीन किया गया है। हैदराबाद मुक्ति संग्राम इस मुद्दे के माध्यम से। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। तो देखो, इस रियासत में तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा और मराठी भाषा, ये 3 प्रांत थे। तीनों भाषी लोग इस हैदराबाद रियासत में थे और इस रियासत पर
निजाम का एक छत्री अमल था। रियासतों में नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों का नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों का अभाव था। हैदराबाद रियासत की जनता ने तेलंगाना के क्षेत्र में आंध्र परिषद, मराठवाड़ा के क्षेत्र में महाराष्ट्र परिषद और कर्नाटक के क्षेत्र में कर्नाटक परिषद की स्थापना की थी। वहाँ पर स्वामी रामानंद तीर्थ, इन्होंने 1938 में ही हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की स्थापना की थी। तो निजाम ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाए थे। हैदराबाद स्टेट कांग्रेस को मान्यता दिलाने वाले लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त करने के लिए संग्राम वहाँ पर प्रारंभ हुआ और इस संग्राम का नेतृत्व किया था स्वामी रामानंद तीर्थ इन्होंने। तो स्वामी रामानंद तीर्थ को नारायण रेड्डी है, सिराज उल हसन है, तिरमिजी सिराज उल हसन तिरमिजी, इनका सहयोग प्राप्त हुआ। पीवी नरसिंह राव, गोविंद भाई श्रॉफ, ये जो निष्ठावान अनुयायी हैदराबाद स्टेट कांग्रेस को प्राप्त हुए थे। जुलाई 1947 में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किया जाए, परंतु निजाम ने भारत विरोधी नीति अपनाई। निजाम तो देखो क्या उसके मन में था। निजाम सोच रहा था कि हैदराबाद का विलय पाकिस्तान में हो जाए, इसलिए कासिम रिजवी, ये जो निजाम का सहयोगी था, उसने रियासत को भारत में विलीन करने की मांग को दबाने के लिए रजाकार नाम का एक संगठन स्थापन किया और कासिम रिजवी और उसके सहयोगी ने केवल हिंदुओं पर नहीं बल्कि मुस्लिमों पर भी अन्याय और अत्याचार किए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि लोकमत उनके विरोध में होने लगा है। निजाम के साथ बातचीत करके समझदारी से इस प्रश्न का हल निकालने की कोशिश की जा रही थी, किंतु निजाम कुछ मान नहीं रहा था। इसलिए भारत सरकार ने 13 सितंबर 1948 को निजाम के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई प्रारंभ की और ये जो पुलिस की कार्रवाई थी उसका सांकेतिक नाम ऑपरेशन पोलो था। तो 17 सितंबर 1948 में निजाम ने आत्मसमर्पण किया और हैदराबाद का विलय भारत में हुआ। इस तरह से हैदराबाद मुक्ति संग्राम सफल हुआ और हैदराबाद ये सबसे बड़ी रियासत है, वो भारत में सम्मिलित की गई। हम देखेंगे कि हैदराबाद मुक्ति संग्राम में मराठवाड़ा का क्या योगदान था। मराठवाड़ा जो कि हैदराबाद ये जो रियासत थी उसका एक महत्वपूर्ण भाग था। तो हैदराबाद मुक्ति संग्राम में मराठवाड़ा का योगदान। तो इस संग्राम में स्वामी रामानंद तीर्थ, बाबा साहेब परांजपे, गोविंद भाई श्रॉफ, अनंत भालेराव, आशाताई वाघमारे, इनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। वंदे मातरम आंदोलन विद्यार्थियों द्वारा हैदराबाद में किया गया। ऐसे भी सब विद्यार्थी इस मुक्ति संग्राम में सहभागी होने लगे। हैदराबाद मुक्ति संग्राम में वेद प्रकाश, श्यामलाल, गोविंद पानसरे, बहेरजी शिंदे, श्रीधर वर्तक, जनार्दन मामा, शोएबुल्ला खां आदि ने अपने प्राणों के बलिदान दिए और इन बलिदानों से भारतीयों को प्रेरणा प्राप्त होने लगी। तो इस तरह से हमें हैदराबाद मुक्ति संग्राम में मराठवाड़ा के नेताओं का और सामान्य लोगों का कितना असाधारण योगदान है, ये इससे पता चलता है। 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति संग्राम का विजय दिन है। इसी दिन को मराठवाड़ा में मराठवाड़ा दिवस के रूप में, मराठवाड़ा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत में मराठवाड़ा का समावेश नहीं हुआ था। 1948 में ये जो मराठवाड़ा मुक्त हुआ निजाम के वर्चस्व से, फिर उसका समावेश अपने भारत में हुआ। इस तरह से हैदराबाद मुक्ति संग्राम में मराठवाड़ा का महत्वपूर्ण योगदान हमने देखा।
अब हम देखेंगे कि अब अगली जो रियासत थी जम्मू कश्मीर, तो उसका विलय भारत में किस तरह से हुआ है, जम्मू कश्मीर की समस्या, इस मुद्दे के माध्यम से। कश्मीर रियासत का राजा था हरि सिंह। तो ये जो हरि सिंह राजा था वो न तो भारत में सम्मिलित करना चाहता था अपनी रियासत, न तो पाकिस्तान में सम्मिलित करना चाहता था। राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहता था, किंतु पाकिस्तान ने राजा हरि सिंह पर दबाव डालने का प्रारंभ किया। तो इसलिए अक्टूबर 1947 ने पाकिस्तान के उकसाने और भड़काने पर शस्त्रास्त्री धारी जो घुसपैठिया थे उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण किया। तब राजा हरि सिंह उसने भारत में विलय होने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार भारत में विलीन होने के पश्चात भारतीय सेना को कश्मीर की रक्षा हेतु भारत सरकार ने भेजा। तो सेना ने कश्मीर का विशाल क्षेत्र घुसपैठियों के हाथ से पुनः अपने अधिकार में कर लिया, किंतु कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में चला गया। इस तरह से कश्मीर का विलय भी भारत में हुआ। अब हम देखेंगे गोवा मुक्ति संघर्ष। गोवा 1961 तक भारत का हिस्सा नहीं था, पुर्तगालियों का शासन गोवा में था। तो किस तरह से गोवा को भारत में सम्मिलित किया गया है, इसकी जानकारी हम गोवा मुक्ति संघर्ष इस पाठ में देखेंगे। पुर्तगालियों ने अपने अधिकार में गोवा रखा था और गोवा अपने अधिकार से भारत को सौंपने से पुर्तगालियों ने साफ इनकार किया था। तो गोवा को पाने के लिए भारतीयों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में डॉक्टर टी.बी. कुन्हा ये सबसे आग्रह स्थान पर थे। उन्होंने पुर्तगाली सरकार के विरुद्ध जनता में जनजागृति की है और इसीलिए उन्होंने पुर्तगालियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए गोवा कांग्रेस समिति की स्थापना की। आगे चल के 1945 में डॉक्टर कुन्हा ने मुंबई में गोवा यूथ लीग इस संगठन की स्थापना की थी और 1946 में फिर गोवा गए और उन्होंने जो गोवा का भाषण बंदी का आदेश तोड़कर गोवा में भाषण देना शुरू किया था, इसका परिणाम यह हुआ कि डॉक्टर टी.बी. कुन्हा को 8 वर्ष का कारावास था वो सुनाया गया। 1946 में फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इन्होंने गोवा मुक्ति के लिए सत्याग्रह प्रारंभ किया। इसी समय गुजरात के दादरा और नगर हवेली के जो पुर्तगाली उपनिवेश हैं उनको मुक्त करने के लिए आज़ाद गोमंतक दल की स्थापना की गई थी। 2 अगस्त 1954 में इस दल के युवकों ने दादरा और नगर हवेली पर सशस्त्र आक्रमण करके इनको पुर्तगाली सत्ता से मुक्त किया। इस आक्रमण में विश्वनाथ लवंदेहे, राजाभाऊ वाकणकर, सुधीर फडके, नाना साहेब काजरेकर इन्होंने हिस्सा लिया था। फिर 1954 में गोवा मुक्ति समिति की स्थापना की गई। तो इस समिति ने महाराष्ट्र से सत्याग्रहियों की अनेक टुकड़ियां गोवा में भेजी थी। इस समिति ने महाराष्ट्र से सत्याग्रहियों की अनेक टुकड़ियां हैं जो गोवा में भेजी। उन टुकड़ियों में नागा गोरे हैं, सेनापति बापट, पीटर अल्वारिस, महादेव शास्त्री जोशी तथा उनकी पत्नी सुधाताई आदि का समावेश था। मोहन रानडे ये हैं गोवा मुक्ति आंदोलन के एक जुझारू नेता थे। पुर्तगाली जो सरकार थी उस सरकार ने सत्याग्रहियों पर बहुत सारे अन्याय और अत्याचार किए। इसका परिणाम यह हुआ भारत की जनता अधिक क्षुब्ध हुई और गोवा के स्वाधीनता युद्ध ने जो है वो भयानक स्वरूप प्राप्त किया। भारत सरकार पुर्तगाली सरकार से समझदारी से संयम से बातचीत करना चाहती थी, किंतु पुर्तगाली सरकार है वो बातचीत के लिए मान नहीं रही थी। इसलिए सरकार ने विवश होकर सैनिकी बल का प्रयोग किया और दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने गोवा में प्रवेश किया। तब शीघ्र ही जो पुर्तगाली सरकार है उसने अपने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है वो पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्त हुआ, अर्थात गोवा को स्वतंत्रता प्राप्त
हुई। तो इस तरह से भारत की भूमि से साम्राज्यवाद की जो जड़ें हैं वो उखाड़ कर फेंकने में अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं यहाँ पर सफल हुए हैं और भारत के स्वतंत्रता युद्ध की गोवा मुक्ति के बाद सही अर्थ से परिपूर्ति हुई है। तो इस तरह से अपना ये जो 13वां पाठ है स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति, ये यहाँ पर पूर्ण हुआ है। इसके प्रश्नोत्तर हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।